आज हम बात करने जा रहे हैं इथेनॉल से रिलेटेड। इथेनॉल की स्टोरी क्या है। इथेनॉल के रिलेटेड कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा रन किए हैं। उसमें कितना क्या रिटर्न है, अभी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है। इस सेक्टर के बारे में एक एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इथेनॉल की स्टोरी है। ये स्टॉक 20 रुपए से उठ के 250 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 270 तक भी गया था, 250 रुपए के अराउंड 270 तक ट्रेड कर रहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं। इस पूरे रिसर्च में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। क्या इथेनॉल कितना मिक्स होगा पेट्रोल में। क्या ये एक एक टाइम की स्टोरी है जो बहुत कुछ कुछ महीनों से चल रही है और फिर ये फुस हो जाएगी। या फिर हम ये भी देखेंगे कि बिजनेस के फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस करता क्या है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको हम समझेंगे इस रिसर्च में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, जस्ट आगे बढ़ने से पहले अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे और भी जो स्टॉक्स और जिसका रिसर्च हम करते हैं वो आपको डायरेक्टली अपडेट हो जाए, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लेना, वरना स्टॉक का नाम भूल जाओगे। जस्ट किडिंग। सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है और अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये सेक्टर कैसा काम कर रहा है, क्या स्टोरी है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं गुलशन पॉलीऑल्स की। ये गुलशन पॉली एक मतलब लंबे समय से कभी उठता है फिर गिरता है फिर ऐसे ही। ये मोस्टली कमोडिटी प्ले था। ये कैल्शियम कार्बोनेट और ग्रेन प्रोसेसिंग में मोस्टली काम करते थे अनटिल यहाँ तक, यहाँ अराउंड ये इस टाइम तक। तो ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, आई वुड से 2006 या जो भी है। तब से ये ब्रेकआउट, ये आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम ये हुआ है। और अब ऐसा ब्रेकआउट हुआ है कि 20 रुपीज के अराउंड ये गिरा था मार्च अप्रैल में जब करेक्शन हुआ था। एंड उसके बाद से ये अभी 250 270 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इथेनॉल की स्टोरी है या ये जो जिसकी वजह से ग्रोथ दिख रहा है इस स्टॉक में, तो ये एक बरसाती मेंढक वाली स्टोरी है कि जब बरसात होगी तो ये मेंढक बाहर आ जाते हैं, या ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक इस एनालिसिस में। ये कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो मैंने जब मैंने खरीदा था इसको 59 60 रुपीज अराउंड, आज ये 250 260 270 अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या अब अभी भी हम खरीद सकते हैं? करेक्शन आ गया तो क्या होगा? प्राइस वैसे ही 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स उड़ गया है। गवर्नमेंट की सब्सिडी उड़ गई तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखा है इस सेक्टर पे, इथेनॉल पे। बहुत बड़ा डिमांड दिख रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सिनेरियो है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले, किसी भी स्टॉक का एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि उसका फंडामेंटल्स कैसे हैं। भाई वो सब तो ठीक है पर फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, तो वो जानने के लिए हम जाएंगे स्क्रीनर पे। मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ और स्क्रीनर पे अगर हम देखें गुलशन पॉलीऑल्स के बारे में, तो ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कुछ 1200 अराउंड करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 255 260 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 80 90 की है, तो बुक वैल्यू से भी ज़्यादा 2 3 टाइम्स है। बट इसका ROC इम्प्रूव हुआ है 25% अराउंड। ROE भी 18% है जो कि गुड है, कंफर्टेबल है, एंड वी लाइक दीज थिंग्स। बट इसका डेट भी अगर हम देखें तो डेट पहले 172 करोड़ था 3 इयर्स बैक, अभी डेट इन्होंने जीरो कर दिया, जो कि वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक एंड फॉर द शेयर होल्डर्स। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 3 टाइम्स है। बट अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है वो देखेंगे। एंड फिर मार्केट कैप टू सेल्स 1.3 अराउंड है, जो कि कंफर्टेबल लेवल पे है अकॉर्डिंग टू मी। ये हाई इसका 293 तक गया था, ऑलमोस्ट 300 तक गया था। अभी ये 250 270 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। क्या करते हैं ये लोग, या अभी ये थोड़ा पुराना इसमें मेंशन है कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड सॉर्बिटॉल, बट ये अभी इथेनॉल में भी आ चुके हैं लास्ट 2 3 ईयर से। एंड आई थिंक फुल डिटेल्स में वो भी चीजें हमें देखने को मिलेगी। या एक्सपेंशन ऑफ इथेनॉल कैपेसिटी जो इन्होंने 300 KLPD किलो लीटर जो इन्होंने सेटअप करने का
स्टार्ट किया है। ये न्यूज़ ऑलमोस्ट जैन 2021 में आया था, बट अभी इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस आना बाकी है। सो ये स्टॉक अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट ऐसा जैसा मैंने बताया आपको कि ये ब्रेकआउट मिला नहीं और फाइनली ये अराउंड 20 रुपीज तक गया एंड 2021, एंड फिर उसके बाद से ये स्टॉक रुका नहीं, एंड अभी ये 270 290 तक भी गया था, एंड फिर ये अभी 250 260 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव्स क्या है, कंपनी ने कंप्लीटली डेट रिड्यूस कर दिया है, कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है। बहुत अच्छा क्वार्टर लास्ट क्वार्टर भी था, अभी अगला क्वार्टर भी अच्छा आने के चांसेस हैं। स्टॉक अभी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक टाइम में ये कमोडिटी टाइप बिजनेस समझा जाता था, बिकॉज इनका मोस्टली ग्रेन प्रोसेसिंग और कैल्शियम कार्बोनेट में डील होना था, और कुछ ये इथेनॉल की स्टोरी उस टाइम नहीं थी। इनके पीयर्स कौन कौन से हैं, तो इस पे हम देखें तो बाकी केमिकल कंपनीज हैं, क्लीन साइंस भी है, एंड मेरे हिसाब से इनका एक जो एक स्टॉक वेरी रिसेंटली जो इनका कॉम्पिटिटर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, एंड ये भी उसी उसी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में डील करते हैं, तो इसमें भी ग्रोथ अच्छा आ सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो तो ये 2018 से अराउंड 20 14 17 एंड सितंबर 2020 से अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो 36 35 43, सो ऑलमोस्ट दिस इज डबल द वॉट एवर दे यूज टू अर्न इन ऑल दीज ईयर्स। तो ये ऐसा क्या चेंज हुआ है, क्या ग्रोथ आया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसा हम ये ग्रोथ जो देख रहे हैं वो क्यों देखने को मिल रहा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने एनालिसिस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, 11-12% तक रहता था, अभी 17-19-18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, एंड सिमिलरली ईपीएस भी इंप्रूव हुआ है 5-6 अराउंड, एंड जहां 1.55 1.22 जो ये उनका ईपीएस हुआ करता था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये ईयरली रिजल्ट है। यहाँ भी हम इंप्रूवमेंट देखने को हम देख सकते हैं, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ इंप्रूव होगा अब इस हिसाब से जैसा ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। फिक्स एसेट अगर हम देखें तो ग्रॉस ब्लॉक भी यहाँ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है हमें लास्ट 2-3 साल में, तो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी ग्रोथ के लिए। कैश फ्लो अच्छा है इनका, कैश फ्लो भी नेट कैश फ्लो बेटर हुआ है। रेशोज अगर हम देखें तो आरओसी काफ़ी अच्छा हुआ है इस साल, बीच में बहुत खराब भी हुआ था, बट ये अभी ओके ओके लेवल पे और भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न मोस्टली प्रमोटर के पास है, फिर बाकी जो बचा पब्लिक के पास है, और अदर्स में 0.17। सो ये सब था। आप एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, रेटिंग अपडेट देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम वापस जाएंगे अपने प्रेजेंटेशन पे, एंड फिर ये बिजनेस के सेगमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस सेगमेंट में ये लोग डील करते हैं और क्या स्टोरी है इस बिजनेस के बिहाइंड। सो गुलशन पॉली जो है इसका 3 सेगमेंट है। पहला इथेनॉल एंड डिस्टिलरी, दोनों ही ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ अभी ग्रोथ दोनों ही सेगमेंट में हमें देखने को मिल रही है, इथेनॉल की स्टोरी में भी, डिस्टिलरी डिस्टिलरी की स्टोरी में भी। ग्रेन प्रोसेसिंग डिवीजन भी हमें ग्रोथ में, हाँ ये मुझे उतना उम्मीद नहीं दिख रहा था इस सेगमेंट से, बट इसने भी बहुत अच्छा ग्रोथ शो किया है लास्ट 3-4 इयर्स में, एंड वो हम देखेंगे फैक्ट्स नंबर्स रेशियोज चेक करके हम क्लियर हमें समझ में आएगा कि ये ग्रोथ है या नहीं है। मिनरल प्रोसेसिंग डिवीजन, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो बिजनेस है, ये यहाँ एक्सपोर्ट काफी कुछ होता है इनका, इनके तीनों सेगमेंट से, एंड कैल्शियम कार्बोनेट वाला बिजनेस मोस्टली फ्लैट है, यहाँ कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट ठीक है हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बिजनेस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो 73% ग्रेन प्रोसेसिंग का बिजनेस है, एंड उसमें ग्रोथ कैसा है अभी हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। एंड देन मोस्टली ये इसी में थे एंड मिनरल प्रोसेसिंग में थे, एंड लास्ट 2-3-4 इयर्स में इन्होंने इथेनॉल एंड डिस्टिलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड ऑल ऑफ ए सडन जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें 15% जो है वो इथेनॉल से अब आ रहा है, इथेनॉल एंड डिस्टिलरी। एंड ग्रेन डिवीजन 73% एंड मिनरल डिवीजन 12%। सो इनके टॉप क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, अगर हम इथेनॉल की बात करें जो इन्होंने ज़्यादा पहले से नहीं है, मतलब लास्ट 2-3 इयर्स से स्टार्ट किया, और इनके क्लाइंट्स अगर हम देखें तो इंडियन ऑयल ऑलरेडी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, रिलायंस एंड ऐसा, ऑलरेडी ये क्लाइंट्स हैं जो इथेनॉल इनसे प्रोकर कर रहे हैं कि गुलशन पॉली हमें इथेनॉल प्रोड्यूस करके आप दो, एंड देन दीज गाइज आर यूजिंग एंड मिक्सिंग इट विद अ क्रूड ऑयल, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी आ चुकी है
5%, 10% एंड 20% तक टारगेट है क्रूड में, जो कि फ्यूल हम यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, कार, टू व्हीलर में। तो उसमें हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 5-10% मिक्स करना है, एंड इवन टारगेट है 20% का। तो इसीलिए जितनी ऑयल कंपनीज हैं वो इथेनॉल जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनसे इथेनॉल प्रोक्योर कर रही हैं। सो एक क्या पॉजिटिव आया अचानक से कि जो इस जिसने गुलशन को एकदम पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर दिया, एंड इथेनॉल जो प्रोडक्शन था उनका वो इनके लिए पॉजिटिव हो गया। तो इथेनॉल प्राइस को, पहला पॉजिटिव है कि इथेनॉल प्राइस को क्रूड से कंप्लीटली डीलिंक कर दिया। तो क्रूड अलग है, फिर इथेनॉल के प्राइसेस अलग तरीके से ट्रेड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंशियल एंड अट्रैक्टिव प्राइसेस फॉर इथेनॉल। जो भी डैमेज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है दो सरप्लस जो होता है शुगर केन का, मोलासिस से, वहां से प्रोड्यूस होता है, एंड सरप्लस फूड ग्रेन से भी होता है, लाइक ब्रोकन राइस एंड मेज, जो कि डैमेज हो चुका है, यूज के नहीं है, तो उसका यूज करके इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो इस वाले सेगमेंट में मार्जिन ज्यादा होते हैं कंपेयर टू शुगर केन, क्योंकि शुगर केन में बहुत ज्यादा ऑयल, सॉरी, बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग वो क्रॉप है। तो उसके कंपैरिजन इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ग्रेन्स इतना ज्यादा वाटर नहीं चाहिए इनको, एंड ये जो भी डैमेज हो जाता है उसको यूज करके इथेनॉल प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ मार्जिन बेटर है कंपेयर टू मोलासेस। लोअर जीएसटी ऑफ 5% ऑन इथेनॉल, इथेनॉल पे 5% का ही जीएसटी लगा है, एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड आई थिंक फ्रॉम 18% टू 5%, जो कि पॉजिटिव है। इंटरेस्ट सबवेंशन, सो गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है जो भी मोलासेस और ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज सेटअप कर रहे हैं उनको, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है बाय 2023 20% ऑफ शुड बी 20% शुड बी द इथेनॉल कंटेंट इन क्रूड ऑयल। जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें 20% एटलीस्ट इथेनॉल होना चाहिए। सो गवर्नमेंट सेट कर रही है स्टैंडर्ड E5 वेर इथेनॉल 5% रहेगा, पेट्रोल 95%, E10 इन E20 वेर एक्जैक्टली 10% इथेनॉल रहेगा, पेट्रोल 90%, एंड सिमिलरली 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। सो एंड गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ये भी शायद फोकस कर रही है कि E100 टू व्हीलर्स व्हीकल आए जिसमें कंप्लीटली इथेनॉल ही यूज हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये ऐसा होता है, तो एग्जीक्यूट होता है तो। सो ऑलरेडी BS6 एमिशन नॉर्म जो इफेक्टिवली एप्लीकेबल है E20 व्हीकल्स के लिए, सो 20% इथेनॉल यूज हो सकता है ऑल BS6 एमिशन नॉर्म्स में और BS6 व्हीकल्स में। तो ये तो सारे पॉजिटिव्स थे, ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अच्छी पॉजिटिव स्टोरी दिख रही है ना। अब हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अचानक से क्या प्रॉब्लम है कि इथेनॉल अभी हमें नहीं मिल रहा, या स्कैसिटी है इथेनॉल की, जो भी गवर्नमेंट फोकस करेगी इतना आना चाहिए 20% तक, वो पॉसिबल इतनी जल्दी दिख नहीं रहा। कैसे, क्यों, क्या रीजन है, वो हम समझते हैं। तो एक रीजन है कि गुलशन पॉली ने इनिशिएट किया था सेटिंग अप 300 KLPD ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जैन 2021 इस साल के स्टार्टिंग में ये न्यूज आई थी। एंड अभी तक आई कैन टेल यू कि अभी तक उनको ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी तक ये सेटअप नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने प्रोडक्ट्स और उनके पार्ट्स जो चाहिए प्लांट के लिए वो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, बट ये अभी भी इनको ये चीज अभी सेटअप नहीं हुई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी 1-2 साल में कोई भी नया प्लांट सेटअप करने जाएगा उसको टाइम लगेगा। एक प्लांट सेटअप करने में, एक इथेनॉल का प्लांट सेटअप करने में टाइम लगेगा, एंड जब तक वो प्लांट रनिंग पोजीशन में नहीं आते तब तक अपॉर्चुनिटी है जिनके पास ऑलरेडी ये प्लांट है, जिसमें गुलशन पॉली एक है प्लेयर जिसके पास ऑलरेडी एक प्लांट है ऑलरेडी जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, एंड जिसका यूज करके वो ऑलरेडी अपने टॉप क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहा है इथेनॉल। एक और रीजन कि इतनी इजी इजी पीजी नहीं है कि क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक 2G प्लांट को सेटअप करने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 करोड़ है, एंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज को भी कि वो भी सेटअप करें, बट इतना कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। इट विल स्टिल टेक 1-2 years एटलीस्ट, कि कोई भी प्लांट अगर आप आज सेटअप करने जा रहे हो अभी 2 years लगेगा उसको रनिंग होने में, या उससे ज्यादा। सो सोर्स ये मैंने लाइफ में से लिया था।
ओके, सो इथेनॉल क्यों इथेनॉल टू विटनेस मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जो भी क्रूड ऑयल है उसमें इथेनॉल अब मिक्स होना ही होना, चाहे 10% करो, 5% करो, 20% टारगेट है। पॉलिसी, ये जो न्यू पॉलिसी और भी बन रही है कि 100% इथेनॉल एफिशिएंट व्हीकल बन सके, जिसमें 100% इथेनॉल ही यूज हो, एंड वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। एंड इसमें गवर्नमेंट को जो इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जो ओपेक कंट्रीज हैं, सऊदी, रशिया, जहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बजट हमारा एज ए कंट्री ऑयल इंपोर्ट में जाता है, वो बहुत सारा पैसा बच सकता है। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस हो। एंड ये सिमिलरली ये कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट नेशन जो हम कर रहे हैं, ये कॉपी कर रहे हैं ब्राज़ील का, यूएस का, जहाँ ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एवरी पेट्रोल पंप पे अवेलेबल होता है, जहाँ आप आराम से इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ले सकते हैं। और इथेनॉल एज अ बायोफ्यूल कंट्रीब्यूट्स टू रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट। तो ये एक गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि हाँ हम कार्बन रिड्यूस करेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेशन बनेंगे, तो वो भी उसमें भी हेल्प करता है। सो ये एक बढ़िया इमेज बनाने में भी हेल्प करेगा एज ए कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम कार्बन रिड्यूस कर रहे हैं रेगुलरली। एंड जो फ्यूल है, जो फ्यूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेली लाइफ का, कि जहाँ कहीं भी जाना हो तो आपको एक व्हीकल यूज करते हो, आप फ्यूल डलवाते हो, फ्यूल यूज करके आप जाते हो। फ्यूल कंजप्शन बहुत बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग और पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से फ्यूल हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर इथेनॉल की डिमांड आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। एंड ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं डिमांड अच्छी खासी है, क्योंकि जहाँ भी फ्यूल है वहाँ ब्लेंड करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फार्मर्स के लिए जो इन चीज़ों पे काम करते हैं, ग्रेन्स के लिए, शुगर केन के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है कि पंप ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं टू सप्लाई इथेनॉल फ्रॉम मैन्युफैक्चर। तो जो भी मैन्युफैक्चर करता है उसके यहाँ से डायरेक्टली इथेनॉल सप्लाई हो सके इन ऑयल रिफाइनरीज में, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट पूरा जोर दे रही है, पूरा फोकस कर रही है। तो ये था, ये अभी तक हमने ये इथेनॉल जो कि ग्रोथ स्टोरी लग रही है गुलशन की, एंड जिसके बारे में क्या क्या गवर्नमेंट के सपोर्ट है, क्या क्लाइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने बात की, एंड क्या कॉस्ट है एंड क्या डिफिकल्टीज है जिसकी वजह से नए प्लांट्स इतनी जल्दी या कैपेसिटी आती हुई हमें नहीं दिख रही है। और जब सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और ये पॉजिटिव्स और जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, और ये कम्पिटिटिव। अब हम ये यहाँ तक हमने इथेनॉल की बात की। अब हम उनके सेकंड सेगमेंट की बात कर रहे हैं गुलशन की, वो है ग्रेन प्रोसेसिंग। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर भी हैं 70% सॉर्बिटॉल के। सो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन इंडिया। इनके क्लाइंट्स कौन कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, डाबर, पतंजलि, सिप्ला। फार्मास्यूटिकल में भी ये यूज होता है। क्या क्या एप्लीकेशन है 70% सॉर्बिटॉल का, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें ये है कि ऑरल केयर में, टूथपेस्ट और उन चीज़ों में, पेपर एंड पैकेजिंग में, फूड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एडेसिव में, तो सभी 5 6 7 इंडस्ट्री देख रहे हैं जिसमें ये 70% सॉर्बिटॉल यूज होता है। एंड दीज गाइज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ 70% सॉर्बिटॉल। कमोडिटी बुल रन है, ऑब्वियसली इसमें भी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। थर्ड जो है इनका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी, इसमें भी है कि ये लोग थर्ड सेगमेंट है ये, इसमें भी एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इसमें भी इनके टॉप क्लाइंट्स हैं कोलगेट, लिबर्टी, हैवेल्स, प्रिंस पाइप, ऑस्ट्रल पाइप्स। प्रिंस पाइप बहुत बढ़िया स्टोरी है, इसको हम किसी और उसमें बात करेंगे वीडियो में उसका एनालिसिस करके। सो इनके प्रोडक्ट्स ये हैं पीसीसी, एसीसी, जीएनसीसी। एंड इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कहाँ कहाँ इनके प्लांट्स हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए यूज़ होता है। एंड ये इसमें भी इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट और यूज़ करते हैं इन इन इनसाइड डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। ये एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल, बांग्लादेश, मस्कट, नाइजीरिया, यूएई। और ये इनके पास 19 ग्रेड्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के।
फाइनेंशियल, अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है। अब इनके हम थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। तो अभी तक ये थी स्टोरी की बात, अब हम थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं, जिससे समझ में आएगा कि खाली स्टोरी है या नंबर्स भी हैं पीछे सपोर्ट करने के लिए। तो अगर हम देखें तो इनका इनकम रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। बायोफ्यूल से उतना ज़्यादा इनकम नहीं था। सेगमेंट रेवेन्यू बहुत कम था, अगर हम देखें जीरो था ऑलमोस्ट 17 में। एंड ग्रेन से मोस्टली जो था इनका रेवेन्यू था, और मिनरल प्रोसेसिंग कैल्शियम कार्बोनेट का था। ये दोनों से मेन था। बट अगर अभी हम देखें जो अभी का सेगमेंट रेवेन्यू है, तो 16 करोड़ ऑलमोस्ट इस साल जो है वो इथेनॉल से आया है। 66 करोड़ ग्रेन प्रोसेसिंग डिवीजन से आया है, एंड मिनरल प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो यहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, -1, -8, -80। यहाँ जब खाली कॉस्ट लग रहा होगा प्लांट सेटअप करने में, बाकी चीजें, तो यहाँ पॉजिटिव कुछ भी नहीं देखने को मिला। एंड फर्स्ट पॉजिटिव हमें इस साल देखने को मिला है इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट से। एंड वो हमें इस साल ये हमें दिख रहा है कि ग्रोथ दिखता हुआ दिख रहा है इथेनॉल सेगमेंट में। सिमिलरली अगर हम ग्रेन प्रोसेसिंग की बात करें, जिस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं जाता है इस कंपनी को लेके, बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कंपनी का। एंड वहां भी देखें तो 17 में था रेवेन्यू, एंड 20 करोड़ से 41 करोड़। 11 हम ये बात नहीं करेंगे 20 की, क्योंकि 20 में ऑलरेडी पेंडेमिक ईयर था, बहुत ज़्यादा सभी के बिजनेस खराब हुए। एंड 21 में देखे 20, 40, 60, सो यहाँ भी ऑलमोस्ट ये डबल टाइप या क्लोज टू डबल हो रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर फॉर द बिजनेस कि ये ग्रोथ के लिए ये दो सेगमेंट, ग्रेन प्रोसेसिंग डिवीजन और बायोफील्ड डिस्टिलरी डिवीजन, अच्छा ग्रोथ शो कर रहा है। बाकी ये उनके बाकी वो चीज़ें हैं रेशोज, जिसमें एबिटा मार्जिन देख सकते हैं, पैट मार्जिन देख सकते हैं, और अर्निंग पर शेयर जो कि अच्छा इंप्रूव होता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, तो ये सब तो बात हो गई कुछ नंबर्स की। अब हम रेशियोज की बात कर लें, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस और रेशियोज के बिना फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट ही नहीं होती है। तो वो सब ठीक है, मोटा मोटी रेशियोज क्या कहते हैं? तो रेशियोज कह रहे हैं कि जी डेट टू इक्विटी तो जीरो है, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.35 है, सॉरी ये मिस्टेक है, कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। 1.35 बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। स्टॉक्स प्लेज इन्होंने जीरो कर रखा है, जो कि बहुत गुड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स है, थोड़ा हाई वैल्यूएशन है, बट ये चीज हम देख सकते हैं कि अभी ग्रोथ आनी है, तो ये इम्प्रूव हो सकता है। आर ओ ई, आर ओ सी गुड है, मैं कहूँगा 18-25%, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। ओके, तो ठीक है, बैलेंस व्यू लेने से पहले या एक बाइस अनबाइज्ड व्यू लेने से इस स्टॉक के बारे में हम इसका जानेंगे पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। नेगेटिव्स आई मीन रिस्क क्या है। तो पॉजिटिव्स क्या है? सबसे पहले लो जीएसटी 5% हो गया है फ्रॉम 18% ऑन इथेनॉल। गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। ह्यूज गवर्नमेंट पुश है टू ब्लेंड इथेनॉल इन क्रूड ऑयल अप टू 20%, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है। पहले FY25 था, अब FY23 हो गया है। रीजन भी है, कौन नहीं चाहेगा अपना इंपोर्ट बिल रिड्यूस करना? बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम फ्यूल बाहर से, जो सऊदी एंड रशिया एंड जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो अगर वो हम ये इंपोर्ट रिड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा पैसा जो उधर जाता था वो नहीं जाएगा, और हम बहुत ज्यादा पैसा सेव करेंगे। कॉपी कर रहे हैं काफी कुछ, ये ऐसा नहीं कि हम पहले नेशन है जो कर रहे हैं। हम ब्राजील एंड यूएस ऑलरेडी करते हैं ये सेम चीज, जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ही यूज होता है उनके यहाँ। एंड सिमिलरली वी आर ट्राइंग टू डू द सेम हियर। द होल प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन इथेनॉल प्लांट, इस प्लांट को सेटअप करने में कुछ नहीं तो कम से कम 2 साल तक लग जाता है टू मेक इट रनिंग, या उससे ज्यादा। गुलशन पॉली आपको मैंने दिखाया है कि अभी भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। 1 साल से सप्लाई साइड डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है फॉर 2 years एटलीस्ट, कि 2 साल तक तो कोई सप्लाई आती हुई नहीं दिख रही है। जो मैं बात कर रहा था वो इसकी बात कर रहा था कि जैन 21 में, आप ऑलरेडी जो मैं डिस्कस भी किया कि इन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए बोल रहा था, बट अभी तक इनके पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस मेरे अकॉर्डिंग या कोई न्यूज़ नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को जा रहा है।
तो यही रीजन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी प्लांट को सेटअप रेडी एंड मेक इट रनिंग एटलीस्ट 2 साल लग जाएंगे, उससे ज़्यादा। तो यहाँ तब तक ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहेगा, और जो भी प्लेयर्स जिनके पास इथेनॉल के प्लांट्स हैं वो उस इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। बहुत सिमिलर ये स्टोरी है ग्लोबल स्पिरिट्स की, जो आप देख सकते हैं ये लिस्टेड कंपनी है। इसका शेयर प्राइस में जो ग्रोथ देखने को मिला है आप देख सकते हैं, एंड वेरी सिमिलर स्टोरी है। वो लोग, उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है इथेनॉल की, इसके पास थोड़ा कम है, बट इनके पास ये बिजनेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट इथेनॉल में दोनों सिमिलर स्टोरी है। तो ये बहुत अच्छे हाई वैल्यूएशन पे अब धीरे धीरे मूव होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा गुलशन पॉली अभी भी कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे है। सो सुपर ग्रोथ देखने को दोनों ही कंपनीज में दिख सकती है। शुगर केन एज क्रॉप नीड्स लॉट ऑफ वाटर। तो शुगर केन को बहुत ज़्यादा, गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, आपको पता है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसीलिए ग्रेन बेस्ड, या मतलब गेहूं या चावल जो सड़ जाता है, जो डैमेज हो चुका है, जिसका उतना यूज़ नहीं है, उसको प्रेफर किया जाता है देन शुगर केन। जो गन्ने के से इथेनॉल बनाने के कंपैरिजन में चावल और गेहूं से जो सड़े हुए, उससे जो इथेनॉल बनता है उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ने को उगाने में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ नहीं है। हम कम से कम पानी कंज्यूम करना चाहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी सी के वाटर लेवल सभी जगह काफ़ी रिड्यूस हो रखा है। ये तो हो गए पॉजिटिव्स। अब हम कुछ नेगेटिव्स या रिस्क की भी बात करेंगे कि क्या नेगेटिव्स हैं या क्या रिस्क हैं इस स्टोरी को लेके। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज हो गई ये एक रिस्क हो सकता है। प्लांट सेटअप कॉस्ट एंड टाइम, बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम लगता है, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। इसको हमें रेगुलरली रिव्यू करना होगा, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहती है तो हम कंटिन्यूसली इसको होल्ड करेंगे, बाय कर सकते हैं इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख के। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा कि मैं यही कहूंगा कि आप अपना कॉल ले सकते हैं। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सप्लाई साइड कांस्टेंट समझ चुके हैं, कंपनी कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर रही है वो भी हम देख चुके हैं। तो स्टोरी के पीछे नंबर भी देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको शो किया। तो ये चीज़ आप उसके बाद आप एक बैलेंस व्यू लेके अगर आपको लगता है तो आप बाय कर सकते हैं। आप ऑलरेडी लो लेवल पे खरीद के बैठे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप पूरे पॉइंट्स और एनालिसिस को देख के एक कॉल अपना ले सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट जो मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में सभी समझाता हूँ कि डाइवर्सिफाई जरूर करें। ये आपको नहीं पता कि कौन सी स्टोरी एग्जीक्यूट होगी। बहुत सारी स्टोरीज आती हैं बहुत पॉजिटिव प्रोमिसेस के साथ, कई उसके बाद भी सब कुछ फेवरेबल होने के बाद भी, गवर्नमेंट सपोर्ट होने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है। जैसे ड्राइविंग में आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, कोई भी कहीं से मिस्टेक कर देगा कोई दूसरा, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। डाइवर्सिफाई इसलिए भी करना है क्योंकि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, कि अगर हम एक छोटा सा पोर्शन भी अगर हमें मिल जाए एक बड़ी ह्यूज ग्रोथ स्टोरी में, तो बहुत अच्छा होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आ, मैंने ये ही नहीं, और भी कई अलग तरह के स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर से मैंने रिसर्च करके रखे हुए अपने चैनल में। प्लीज चेक द चैनल वीडियोस। आप कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें खरीद सकते हैं, 2021 में कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, वो सभी चीजें हम लोगों ने रिसर्च करके रखा अपने चैनल पे। आप प्लीज देखें उसको। लास्ट सेफ्टी के पीछे भागे, रिटर्न झक मार के आपके पास आएगा। ओके, ये और इम्पोर्टेंट चीज की, हाँ भाई ये सब तो ठीक है, गुलशन ऑलरेडी काफी अच्छा उड़ गया है। थीम क्या है अगले 3-5 साल की? तो ये तो सब ठीक है, वो बात तो सब ठीक है, और कुछ बताओ जो अगले 3-5 साल में चलेगा। तो क्या थीम है, क्या सेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में काम करेंगे? क्या स्मॉल कैप मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटी है? टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स टू बाय इन 2021, ऐसे क्वेरीज हैं आपके पास। दो ग्रोथ के स्टॉक्स बता दो, 2 ग्रोथ स्टॉक्स फ्रॉम पावर सेक्टर, टेक्सटाइल। तो मैं इन सभी क्वेरीज या क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूंगा कि मैं आप चैनल को जरूर देखो। चैनल पे ऑलरेडी हमने कई सारे स्टॉक्स को रिसर्च करके उसके बारे में पावर सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से, वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से हमने रिसर्च करके डाल रखा है। सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, आप इनके बारे में समझ सकते हो, रिसर्च करने के बाद अपना व्यू ले सकते हो। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एंड करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट, लाइक एंड शेयर ऑन द वीडियो। आप अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो सही में इंफॉर्मेशन आपको कुछ दिया, सेव फ्यू वर्ड्स इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर वीक एक रिसर्च करते हैं एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे देन ओनली you'll get to know the next multi-bagger opportunity. So please like, share in your community, subscribe to the channel so that you get to know the latest stock info. Okay, thanks for your time. Bye bye.